हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? In this reaction, a reagent is added on to carbonyl group। जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इस डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होती है एक रिएजेंट की। अब इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन की जो इनिशिएशन है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से होती है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट अटैक्स ऑन मोर पॉजिटिव कार्बन, और इसीलिए इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक जनरल मैकेनिज्म से हम इस रिएक्शन को और बेटर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट है इसे हम कह लेते हैं XNU। अब यहाँ पर ये जो X है ये पॉजिटिव पार्ट फॉर्म करेगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और ये जो NU है हमने NU इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो रिएजेंट कुछ भी हो सकता है बट उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। अब सबसे पहले हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, और जब ये अटैक कर रहा होगा तो साइमल्टेनियसली जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे मोर नेगेटिव ऑक्सीजन पे। तो शुरुआत में ये स्ट्रक्चर प्लानर होता है, लेकिन जब स्टेप 1 कंप्लीट होती है तो क्योंकि अब कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, सो दिस स्ट्रक्चर नाउ बिकम्स टेट्राहेड्रल, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट है हम इसको कह रहे हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो रिएजेंट का हमारा जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट, इट विल बाइंड विथ ऑक्सीजन। लास्ट में हमें टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा इट विल फॉर्म बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिएजेंट्स उसके नेम्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन एक कॉमन नाम हम दे सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये एडिशन से हमें मिला है। शॉर्ट में हम इसे एडक्ट भी कहते हैं। एडिशन का एड और प्रोडक्ट का UCT, तो ये शॉर्ट फॉर्म में एडक्ट भी कहलाता है। तो अब इसके जो वेरियस एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे। अब एक पॉइंट और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कंपैरिजन करें कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन में से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से कौन रिएक्ट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड्स विल रिएक्ट मोर इजीली, मोर रेडिली इन दिस रिएक्शन। अब इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में क्या है कि हम सब जानते हैं कि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये बल्की ग्रुप्स होने की वजह से जो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है वो स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड रहेगा, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ कंफर्म है कि H रहेगा। तो रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बड़ी आसानी से एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक कर पाएगा, बट कंपैरेटिवली उसे
कीटोन के कार्बन पे अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक पहला फैक्टर है जो हमें बताता है कि एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नाउ इन कीटोन, two alkyl groups reduce the electrophilicity of carbonyl carbon to a greater extent than in aldehyde। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं और ये दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि ये एल्काइल ग्रुप कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है या इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको कम कर देता है। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो गया, इसका मतलब है कि इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया, और जितना वो कम रहेगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल डिफ़िकल्टी से उस पर अटैक करेगा। जबकि एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा आसानी से उस पर अटैक कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एग्जाम्पल्स। तो वेरियस एग्जाम्पल्स जो आपके सिलेबस में हैं अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो हमें देखना है। पहला है HCN। अब जब हम HCN की बात करेंगे तो पहले HCN ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। इसमें से CN नेगेटिव क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ये जाएगा कार्बन के साथ और H पॉजिटिव जाएगा O के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसमें C पे CN लगा होगा और C पे OH होगा। तो जब एक ही कार्बन पे CN और OH प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो आपको अपनी मेमोरी में इतना याद रखना है कि HCN से क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है NaHCO3। अब इसमें NaHSO3 जब ब्रेक होगा तो ये फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव। तो फिर से क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा HSO3 है तो उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और जो Na है वो O पे लग गया। तो इनिशियली हमारा ये प्रोडक्ट बना, बट क्योंकि यहाँ पर H और Na दोनों ही पॉजिटिव हैं और आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो ये ट्रांसफ़र एक दूसरे की पोजीशन पे होते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं H पॉजिटिव ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो SO3 Na और OH भी वहाँ पर फॉर्म होगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, और जब भी हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के लिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ठीक है। अब इन प्रोडक्ट के नाम स्पेशली आपको गिवन नहीं है तो हम इसको सिंपली जनरल नेम जो हमने दिया था एडक्ट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ एल्कोहल। तो अब जब हम एल्कोहल लेंगे तो एल्कोहल से हमें R पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। तो ये OH नेगेटिव लग गया कार्बन के साथ और R पॉजिटिव लग गया O के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि एल्कोहल के R को अलग दिखाया है R डैश, इसलिए हमने R डैश लगाया है। जब हम एल्कोहल का एक ही मोल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कार्बन पे एक OH ग्रुप है हाइड्रोक्सी और एक OR ग्रुप है एल्कोक्सी, इसलिए इसका नाम हो जाता है देखिए एल्कोक्सी एल्कोहल, क्योंकि OH की वजह से एल्कोहल हम कह रहे हैं और एल्कोक्सी ग्रुप है, और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं हेमी एसिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो जब हम एल्कोहल का 1 मोल रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हेमी एसिटल मिलता है। अब अगर हम इस हेमी एसिटल को दोबारा से एक और एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएं
तो दोबारा से क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब रिएक्शन होगी, ये देखिए OR यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और अब ये जो OR डैश है वो इस कार्बन से लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पर। यानी अब फाइनली हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कार्बन पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, क्योंकि वो एक ही कार्बन पे है इसलिए इसको हम कहते हैं जेमिनल डाई एल्कोक्सी एल्केन, क्योंकि 2 एल्कोक्सी है और बचा हुआ पार्ट एल्केन है, और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं एसिटल। तो अगर हम अल्कोहल का 1 मोल रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें एमी एसिटल मिलेगा, एंड इफ़ वी आर रिएक्टिंग 2 मोल्स वी विल गेट एसिटल। तो आपको ये याद रखना है। ये हुआ एल्डिहाइड के लिए। अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का भी एक आपको एग्जाम्पल दिया है। देखिए ये है कीटोन और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक OH है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव होगा और हमें एक साइक्लिक कीटल मिलेगा। जैसे हमने ऊपर एसिटल कहा, यहाँ पर हमें जो मिलेगा उसे हम कहते हैं कीटल, साइक्लिक कीटल, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कि अल्कोहल वाले केस में हम HCl गैस ले रहे हैं, ड्राई HCl गैस। तो ये ड्राई HCl गैस हम क्यों लेते हैं, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई HCl गैस से जो H पॉजिटिव रिलीज होंगे, ये H पॉजिटिव अटैक करते हैं ऑक्सीजन पे, उसे प्रोटोनेट करते हैं। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड या प्रोटोनेटेड कीटोन होगा, इसमें ऑक्सीजन जो है उस पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो और रेडिली, वो और स्ट्रांगली इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अगर हम दोनों सिचुएशंस में कार्बन को कंपेयर करें तो प्रोटोनेटेड वाले केस में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रांगली उस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड या प्रोटोनेटेड कीटोन के केस में कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन और आसानी से और ज़्यादा रेट से, ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि HCl गैस हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए प्रोटोनेट करता है और इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक और आसानी से हो जाता है। ये जो लास्ट कैटेगरी है एग्जांपल्स की, इसमें आता है अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया हम सब जानते हैं NH3, इसकी भी रिएक्शन हमें देखनी है, और उसके जो अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमने अमोनिया का H हटाकर उसकी जगह वेरियस ग्रुप्स रिप्लेस कर दिए हो, तो उन वेरियस ग्रुप्स को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो NH2 तो हमेशा रहेगा, उसके अलावा हमने कोई ग्रुप वहाँ पर लगा दिया है, तो वो होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स और अमोनिया दोनों की रिएक्शंस हमें देखनी है, उससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें देखना है। तो जो अमोनिया और डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है वो जनरली रिवर्सिबल होती है और एसिड कैटेलाइज्ड होती है। जो फाइनली हमें एडक्ट मिलता है उसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि इट विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म। तो एडक्ट के बाद अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो हमें ये स्पीशीज़ मिलेगी, जिसमें C डबल बॉन्ड N होगा और N के साथ जो हमारा डेरिवेटिव ग्रुप है वो लगा होगा, और कार्बन की 2 वैलेंसीज जो शुरुआत में एल्डिहाइड कीटोन में सेटिस्फाइड थी वैसी ही रहेगी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। देखिए ये एल्डिहाइड या कीटोन हमने लिया, ये NH2Z डेरिवेटिव, ये एडक्ट बना, उसने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब देखिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हमें ये चीज़ पूरी पूरी रिक्वायर्ड नहीं होती कि हम कैसे पहुँचें। हमें डायरेक्टली इस डेरिवेटिव को देखकर ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बता देते हैं, बहुत आसान है। देखिए
आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन आपको गिवन होगा उसके आपको सिर्फ ओ पे फोकस करना है। अब क्योंकि ओ तो सब में ही होगा तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, ओ पे फोकस करेंगे। और जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें NH2 हमेशा रहेगा, मैंने आपको बताया था NH2 तो रहेगा ही। तो NH2 के H2 पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ से O और यहाँ से H2 ये आपको वाटर बना के रिमूव कर देना है। अब क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड बना रहा था वो किससे बना लेगा, N से बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे ना O बचा ना H बचा। तो N से उसका डबल बॉन्ड बना और N का बॉन्ड किससे है, एक Z से। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, एल्डिहाइड या कीटोन का O और जो डेरिवेटिव है उसके NH2 के 2 H। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स और प्रोडक्ट्स देखते हैं। ये देखिए, अगर हम Z की बात करें कि Z क्या है, हमने किससे रिप्लेस किया तो उससे क्या रिएजेंट बना और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम Z को H ही रखते हैं तो वो तो अमोनिया ही हो जाएगा, और जब अमोनिया हो जाएगा तो अमोनिया के 2 H हटा दीजिए तो बचेगा NH और डबल बॉन्ड लगा दीजिए C के साथ, तो बन गया आपका सीधा इमाइन। ठीक है। अब RNH2 के 2 H हटा दीजिए तो N के जब 2 H हट जाएंगे तो उससे सिर्फ R लगा रहेगा और फिर से डबल बॉन्ड C, ये बन गया प्रोडक्ट। ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। ऊपर का था इमाइन, ये है सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इसे हम शॉर्ट में शीफ्स बेस, इसका स्पेशल नेम है शीफ्स बेस, ये आपको याद रखना है। तो शीफ्स बेस किससे मिलता है हमें, जब हम अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। ये आपको ऐसे याद रखना है। तीसरा है हाइड्रोक्साइल अमाइन NH2OH। तो इसमें भी फिर से वही करना है, जब H2 हट जाएगा तो N से सिर्फ OH लगा होगा और N की डबल बॉन्ड C से आपको लगा देना है। इसे हम कहते हैं ऑक्साइन, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमें मिलता है ऑक्साइन। इस तरह से आपको याद करते चलना है कि किससे हमें क्या मिलता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है NH2 ये इसे हम कहते हैं हाइड्रेजिन। अब इसमें क्योंकि दोनों आइडेंटिकल NH2 है, किसी से भी आप 2 H हटा सकते हैं, लेकिन किसी एक से ही हटाएंगे। तो जिससे हमने H हटा दिया वो N बचा और उससे एक NH2 लगा है और अब वो डबल बॉन्ड बनाएगा C के साथ, ये बन गया। तो इसको कहते हैं हाइड्रेजोन। तो हाइड्रेजिन से मिलता है हाइड्रेजोन। तो सिमिलरली आप बाकी के भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ये 3 एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल हाइड्रेजिन से हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन से मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसे शॉर्ट में 2,4 DNP भी कहते हैं। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शॉर्ट में 2,4 DNP भी कहते हैं। ठीक है। अब ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये येलो, रेड या ऑरेंज कलर के सॉलिड्स होते हैं, और इसी वजह से जब ये रिएक्शन होती है तो हम ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट, वी यूज दिस रिएक्शन एज अ केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एग्जाम्पल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 2,4 DNP वाला, और दूसरा है सेमी कार्बाजाइड, ये लास्ट वाला जो था हमने दिखाया था। अब सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2 NHCO NH2। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप, लेकिन वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एक NH2 आइसोलेटेड है, CO से काफ़ी दूर है, और एक NH2 डायरेक्टली CO से बाइंडेड है। तो इन दोनों के बारे में कुछ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करेगा तो सिर्फ ये पहला वाला जो आइसोलेटेड NH2 है ये ही रिएक्ट करेगा CO के साथ। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, जो आइसोलेटेड NH2 ग्रुप होगा उसे ही आपको रिएक्ट करवाना है। तो फिर ये वाला क्यों नहीं रिएक्ट करता है, तो इसका रीज़न है कि ये डायरेक्टली CO ग्रुप से बाइंडेड है और उसके साथ रेजोनेंस मतलब कि डीलोकलाइजेशन में ये बिजी रहता है। तो ये डीलोकलाइजेशन भी हम नीचे दिखा सकते हैं, देखिए
जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जाकर पाई बॉन्ड बनाएगा, बदले में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, और क्योंकि ये वाला NH2 इस तरह से बिजी रहता है इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये थी ओवरऑल पहली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये काफ़ी ब्रॉड बेसिस पे काफ़ी आपको उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पे आते हैं रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन में भी 2 पार्ट है, एक है माइल्ड। तो माइल्ड में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि अगर आप एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन्स को आप माइल्ड कंडीशंस में रिड्यूस करेंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सेकेंड पार्ट, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। अब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है वो डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रिएक्शंस में जो C डबल बॉन्ड O है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। इतना आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड O इज डायरेक्टली रिड्यूस टू CH2। तो बचा हुआ पार्ट क्योंकि R या H या R है तो इसलिए ये ओवरऑल एल्केन मिलता है। अब इसके 2 तरीके हैं और दोनों ही रिएक्शंस नेम रिएक्शंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन में आपको रिएजेंट क्या याद रखना है, ZnHgHCl यानी जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, भूलना नहीं है कि ये रिएजेंट क्लीमेंसन रिडक्शन का है और इससे सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। सेकेंड है वोल्फ किश्नर रिएक्शन। इसका रिएजेंट है कि पहली स्टेप में हम हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था हाइड्रोजीन। और इंटरमीडिएट की रिएक्शन हम करवाते हैं KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, और हम इसके साथ इसे हीट भी करते हैं। तो इस 2 स्टेप्स के बाद हमें वही CH2 ग्रुप में यानी कि एल्केन मिल जाएगा। तो ये रिएजेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शंस नेम रिएक्शंस हैं, आपको याद रखनी है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में है तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों क्योंकि H बन जाएंगे, H को हम जनरली दिखाते नहीं लेकिन फिर भी समझने के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 3 कार्बन वाला एल्केन बना, मतलब कि ये सीधा प्रोपेन हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड को CH2 बनाना है, बाकी तो सेम रहेगा। तो CH3 CH2 फिर ये CH2 हो गया और फिर CH3, तो ये ब्यूटेन बन गया। यानी कि यहाँ पर आपको लास्ट में एक एल्केन ही मिलेगा। रिएजेंट्स आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चाहे हम उसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे हम उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाएं। यानी कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन जब हम कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस कि कीटोन्स माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होते, उन्हें विगरस कंडीशंस चाहिए ऑक्सीडाइज होने के लिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसी विगरस कंडीशन में ही कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा कि जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता भी है तो वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, देयर इज़ अ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इसीलिए इनसे बनने वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, यानी उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हर कार्बोक्सिलिक एसिड में वो एज़ कम्पेयर टू कीटोन कम होंगे, जबकि एल्डिहाइड में और उससे बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे। यहाँ पर कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा कीटोन में
उसका कार्बन नंबर कम रहेगा। ये भी एक डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये कीटोन ले रहे हैं तो हमेशा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बोनिल ग्रुप और उसके एडजेसेंट कार्बन वाला ही ब्रेक होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा कीटोन में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है और उसके एडजेसेंट यानी कि नेबरिंग कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड ही ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, या तो कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड ब्रेक हो। तो जब कार्बन 1 कार्बन 2 का बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब कि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से हमें एक फ्रेगमेंट मिल रही है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए हमें एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और जो दूसरी फ्रेगमेंट है उसमें 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3, इसलिए उसी के साथ हमें 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब कि प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिले हैं ये हमें C1C2 बॉन्ड ब्रेक होने से मिले हैं। अब इसी तरह से जो C2 और C3 बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब देखिए ये एक फ्रेगमेंट मिल रही है जिसमें 2 कार्बन है और ये दूसरी फ्रेगमेंट मिल रही है जिसमें फिर से 2 कार्बन है, यानी कि जब C2C3 बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों फ्रेगमेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, इसलिए दोनों से बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड सेम होंगे और इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2 टाइम्स CH3COOH, क्योंकि हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने देख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है और हमें ये नहीं पता कि उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हम जो अब रिएक्शंस हम देखने वाले हैं उसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं। और ये रिएक्शंस किस बेसिस पे हमने डिराइव किए हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है टोलेंस टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं। अब क्योंकि टोलेंस रिएजेंट हमने ऊपर भी मेंशन किया है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। तो जब हम एल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन हमें बाहर से दिखाई देती है कि एक ब्राइट सिल्वर मिरर हमें फॉर्म होते हुए नज़र आते हैं। मान लीजिए हमने जनरली हम ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं, तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो टेस्ट ट्यूब की जो अंदर की साइड की वॉल्स हैं उस पर आपको ब्राइट कलर के चमकदार मिरर फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे जो सिल्वर के मिरर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दे रही है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल में कंपाउंड है वो एक एल्डिहाइड है। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है या सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो एल्डिहाइड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं वो कीटोन है। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम अमोनिया गैस पास करते हैं तो उससे ये स्पीशीज़ बनती है AgNH3 होल ट्वाइस, और इस पूरे पे होता है एक पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में इसके साथ प्रेजेंट रहता है NO3 नेगेटिव। फिलहाल ये हमारे अभी काम का नहीं है, हमारे काम की स्पीशीज़ है ये वाली। तो आगे बढ़े। अब जो रिएक्शन एक्चुअल में होती है वो हम देख लेते हैं। ये रहा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ ये स्पीशीज़ जो कैटायन है टोलेंस रिएजेंट का वो रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है। तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन में। ठीक है, जबकि अगर हमारा टोलेंस रिएजेंट हम देखें तो टोलन रिएजेंट में जो हमारा Ag है वो Ag पॉजिटिव के फॉर्म में है, ये पॉजिटिव चार्ज Ag पे ही है, तो ये Ag पॉजिटिव रिड्यूस होके कन्वर्ट होता है Ag में। ठीक है, तो ये जो सिल्वर मेटल हमें मिलता है इसी के ब्राइट मिरर फॉर्म होते हुए हमें नज़र आते हैं, और H2O और अमोनिया गैस ये यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स होते हैं।
कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज विथ टोलेंस रिएजेंट, हमने पहले ही बता दिया। सेकेंड टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है फेलिंग रिएजेंट के साथ, फिर से एल्कलाइन मीडियम यहाँ पे होगा, और यहाँ जो ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देती है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। हमें लास्ट में अगर रिएक्शन हो रही है तो रेडिश ब्राउन कलर की, जैसे जो ब्रिक कलर होता है उस कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है। तो फेलिंग रिएजेंट दो सॉल्यूशंस का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये दो सॉल्यूशंस होते हैं और इनको हम इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, सिंपली एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी कि एक सॉल्ट होता है, इसका नाम है रशेल सॉल्ट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम कहते हैं रशेल सॉल्ट। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं आपस में तो हमारे पास फेलिंग्स रिएजेंट बनता है। अब देखिए फेलिंग्स रिएजेंट में जो CuSO4 है फेलिंग सॉल्यूशन ए का, उसमें Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो Cu2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होके कन्वर्ट होता है Cu+1 में। ठीक है, Cu2+ किस में था, CuSO4 में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Cu2O जिसमें Cu+1 है, और एल्डिहाइड एज यूजुअल ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट एनायन में। तो इक्वेशन क्या है, RCHO मतलब कि एल्डिहाइड का जनरल फॉर्म, Cu2+ ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन में, और Cu2+ कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O मतलब कि Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें दिखाई देते हैं वो इसी कंपाउंड के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कीटोन तो रिएक्ट करते ही नहीं है, लेकिन साथ में फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे वो भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन हैं इसके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप हो। अब अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप किसे कहेंगे, जिसमें जो मिथाइल ग्रुप C+O से डायरेक्टली अटैच हो। मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे ही एल्डिहाइड या कीटोन इसमें रिएक्ट करते हैं। तो इसमें रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम हाइपोहेलाइट यानी कि NaOX। X क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन हम नहीं लेते इसमें। तो क्या होगा हमेशा कि ये जो अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में, यानी कि जो हमने हेलोजन लिया है उसके साथ कंबाइन हो गई है, हेलोफॉर्म बना लेगा CHX3, इसे कहते हैं हेलोफॉर्म। अगर क्लोरीन है तो उसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा यहाँ पर हेलोजन लिया है। और जो बचा हुआ हिस्सा होगा हमारे एल्डिहाइड या कीटोन का वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यानी कि जो ये सोडियम सॉल्ट मिलेगा इसमें एक कार्बन कम होगा हमारे एल्डिहाइड या कीटोन से, क्योंकि वो कार्बन कन्वर्ट हो गया है हेलोफॉर्म में। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब इसी का हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक पार्ट है, एक केस है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम आयोडीन ले रहे हैं तो आयोडोफॉर्म बनेगा और उसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और क्योंकि ये आयोडोफॉर्म जो हमें लास्ट में मिलेगा, इस केस में जो हमें आयोडोफॉर्म मिलता है वो एक येलो कलर का सॉलिड हमें दिखाई देता है, और क्योंकि हमें वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए हम इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन को एज अ केमिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें या तो CH3 डायरेक्टली लगा हो CO से, या फिर CH3 डायरेक्टली लगा हो CHOH से। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें या तो CH3 डायरेक्टली C+O से बाइंडेड है या फिर CHOH से वो अटैच्ड है,
ऐसे सारे कंपाउंड्स ये रिएक्शन पॉजिटिवली देते हैं और आयोडोफॉर्म बनता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बाकी कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रोपेनॉन लिया, तो प्रोपेनॉन में क्योंकि CH3 डायरेक्टली अटैच है CO से, ये रिएक्ट करेगा, और एक जो CH3 है वो डायरेक्टली हमेशा क्या बनाएगा, CHI3। अब जो बचे हुए 2 कार्बन वाला पार्ट है वो बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम सॉल्ट। तो ये जो आयोडोफॉर्म मिलता है ये क्या होगा, येलो सॉलिड, जिससे हम पहचान लेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा हुआ है। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले जान लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू CO ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। मतलब मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है और इससे जो कार्बन लगा है इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे अगर कोई H लगा होगा तो वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो हम इन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे लिए अभी क्यों स्पेशल, हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा एक बार मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए आप, ये अल्फ़ा कार्बन है तो इससे अटैच 2 हाइड्रोजन है तो वो दोनों अल्फ़ा कहलाएंगे। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सकता है कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो ही ना, या हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल रखे हैं। तो इस कंपाउंड में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देखिए ये वाला हाइड्रोजन अल्फ़ा नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली CO से ही अटैच्ड है। हमने कहा था जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये वाला कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन है, और इससे जो 3 H है फिर वो कहलाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अल्फ़ा है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं होगा, और ये वाले कार्बन से इस रिंग पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो CO से एक ये कार्बन अटैच्ड है और उस पर 3 H है, इसलिए यहाँ पे तो 3 अल्फ़ा हो गए। और यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ 3 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक का मतलब क्या है कि अगर इनके आसपास कोई बेस है तो ये आसानी से बेस के साथ रिमूव होके चले जाएंगे, और क्योंकि ये चले जाते हैं इसीलिए इन हाइड्रोजन की वजह से भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी होती है और वो रिएक्ट करते हैं। तो अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, इसके 2 रीजंस हैं। एक, पहला जो इनके एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, और दूसरा अगर ये H रिमूव हो जाते हैं तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, वो रेजोनेंस से खुद को स्टेबलाइज कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एक बेस है मान लीजिए, और ये इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो जब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो जो CH बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा कार्बन पे, अल्फ़ा कार्बन पे, और यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा जिसमें ये अल्फ़ा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है, तो ये बड़ी आसानी से अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है रेजोनेंस से। और अगर किसी से बनने वाला कोई प्रोडक्ट या कोई स्पीशीज़ खुद को स्टेबलाइज कर पा रही है रेजोनेंस से, इसका मतलब है वो आसानी से बन पाएगी और आसानी से ये H बेस रिमूव कर पाएगा, ठीक। अब इससे होने वाली 2 रिएक्शंस है अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए।
इन्हें जब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं। कंडेंस मतलब कि वो लिंक होते हैं, जुड़ते हैं, और उनसे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को तो हम कहेंगे एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कहेंगे कीटोन। इसी से इसका नाम आया है एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो एल्डोल या कीटोल हमें मिलते हैं, ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल भी लूज़ करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं, और जो लास्ट में ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिलता है उसी को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी एक होता है एल्डोल और उससे फिर वाटर रिमूव होकर हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में हमने लिया है इथेनॉल। अब इथेनॉल में क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसलिए रिएक्ट करेगा। तो देखिए एक इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो 2 इथेनॉल में होंगे 4, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है इसे 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अभी जो शुरुआत में प्रोडक्ट मिलेगा इसमें एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बीटा पोजीशन पे होता है, इसलिए हमने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा इसलिए क्योंकि देखो जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे जो डायरेक्टली कार्बन लगा होता है वो अल्फ़ा, और उसके बाद वाला होता है बीटा। तो ये जो OH होगा ये हमेशा बीटा पे होगा, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। और एक है एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो कंपाउंड है इसमें एक OH ग्रुप आपको दिख रहा है और एक CHO ग्रुप आपको दिख रहा है। तो CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं इसलिए ALD, और OH के लिए हम अल्कोहल के लिए OL यूज़ करते हैं, ओल। तो इसलिए इससे नाम आता है एल्डोल। यानी एल्डोल नाम आया है इनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है यहाँ से OH जाएगा, और जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसीलिए अब हमें क्या मिला, देखिए एक ये अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिख देंगे, और अगर कीटोन है तो कीटोन लिख देंगे। यानी कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें लास्ट में मिलता है। इसी को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है वो मैं आपको एक बार बता दूं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल का पहला मॉलिक्यूल है। तो जो हमने ये NaOH लिया है इसमें का OH नेगेटिव बेस का काम करेगा, और यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से 1 हाइड्रोजन को वो रिमूव करके ले जाएगा। ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो ये CH3 तो बन जाएगा CH2, और मैंने आपको कहा था इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, बचा हुआ एज इट इज़ रहेगा। यानी कि पहली स्टेप में आपको एक कार्बन आयन मिलता है, ये अटैक करेगा हमारे एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा सबसे पॉजिटिव हिस्से पे। अब सबसे पॉजिटिव हिस्सा तो कार्बोनिल कार्बन ही है क्योंकि वो O से अटैच है, इसलिए ये नेगेटिव कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है इस कार्बोनाइल कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ ओपन अप हो जाता है ऑक्सीजन में। अब देखिए इससे क्या बनेगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CH3 ये अटैच है C से, अभी C से कौन बॉन्ड बना रहा है, CH2। एक H इस C के पास पहले से था, ये वाला H, ठीक है ना। अब इसके साथ O नेगेटिव बन गया। अब ये O नेगेटिव के साथ आगे चल के H पॉजिटिव जो वाटर का हिस्सा है वो रिएक्ट करके इसको OH बना देता है। ठीक है। और फिर इस CH2 के साथ क्या अटैच है, एक CHO, तो यहाँ पे ये CHO आ गया। तो देखिए ये यही एल्डोल प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली बनाया है, ये इस तरह से बनता है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, वो कार्बन आयन बनेगा, फिर ये कार्बन आयन वाली स्पीशीज़ दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी और वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे। ये वाला स्टेप होता है कंडेंसेशन वाला, ठीक है। ऐसे ही हमने एक सेकंड एग्जांपल भी लिखा है जिसमें हमने कीटोन लिया है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी लिख दिए हैं। ये आपके लिए है कि इसका जो मैकेनिज्म है कैसे हो रहा है, ये आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन कुछ और नहीं है, जो अभी हमने एल्डोल देखा उसी तरह से होती है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए, या तो हमने एक एल्डिहाइड मान लीजिए, हमने ये एक एल्डिहाइड ले लिया इथेनॉल, लेकिन जब उसकी रिएक्शन करवाई तो वहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए प्रोपेनॉल ले लिया, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड है। उसी तरह से अगर हम कीटोन भी ले रहे हैं तो मान लीजिए हम दो अलग अलग कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ही मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके दो केसेस हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो हो सकता है कि किसी एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, तो रिएक्शन तो होगी, लेकिन यहाँ पे हमें दो ही कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स कौन से थे? जो लास्ट वाले थे, डबल बॉन्ड वाले, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर दोनों ही रिएक्टेंट जो हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे कि ये देखिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, वैसे यहाँ प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो लास्ट में कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट रिएक्शन आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी नेम रिएक्शन है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये किसके लिए है? ओनली फॉर एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे एल्डिहाइड्स के लिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथेनॉल, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या फिर बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ यही एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं सेम एल्डिहाइड के, उसे रिएक्ट करवाते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड बेस के साथ, कॉन्सनट्रेटेड NaOH कह सकते हो या फिर कॉन्सनट्रेटेड KOH कह सकते हो। तो क्या होता है इसमें कि एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। यानी कि जैसे मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो इसमें का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हमने प्रीवियस ईयर स्टडी किया है रेडॉक्स रिएक्शन में, इसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, जब एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही स्पीशीज़ का उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, हमको पता है एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और दूसरा जो ऑक्सीडाइज होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। अगर हमने NaOH लिया है तो Na सॉल्ट बन जाएगा, अगर KOH लिया है तो K सॉल्ट बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, मिथेनॉल की अगर हम रिएक्शन करें तो क्योंकि मिथेनॉल में एक ही कार्बन है तो एक कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बन गया मिथेनॉल, और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOO, लेकिन यहाँ सॉल्ट मिलेगा, हमने यहाँ पे KOH लिया है इसलिए K, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोटेशियम, क्योंकि मिथेनोइक एसिड है तो हम लिख देंगे मिथेनोएट। जब सॉल्ट मिलता है तो उसको लास्ट में हम लिखते हैं ओएट, ठीक है। उसी तरह से बेंजल्डिहाइड वाला एग्जांपल देखें। बेंजल्डिहाइड में भी देखेंगे कि रिंग के साथ एक कार्बन है, तो रिंग के साथ एक कार्बन लगा के हमने अल्कोहल बना दिया, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरे प्रोडक्ट में भी हम देख सकते हैं कि रिंग के साथ एक कार्बन लगा के C डबल बॉन्ड OO
और लेकिन हमने इस एग्जांपल में NaOH लिया था इसलिए यहाँ पे मिला Na। इसका नाम होगा सोडियम बेंजोइक एसिड होता है इसलिए हम इसको लिखेंगे बेंजोइट। तो ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।